हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे टिप्स टू प्रिवेंट एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करने से एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस कम किया जा सकता है और इसमें रिकरेंस या बार बार अरिथमिया होने का चांस को कम किया जा सकता है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। एट्रियल फिब्रिलेशन दुनिया के सबसे कॉमन अरिथमियाज में से है। उम्रदराज पेशेंट, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट या कई बार बिना कारण के भी लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता रहता है और ज़्यादा देर तक इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी तरह से हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट से क्लॉट निकल के ब्रेन में भी जा सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पेशेंट्स के लिए। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल होने के बाद भी, इवन मेडिसिन देने के बाद भी कई बार इसमें बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती, बार बार एट्रियल फिब्रिलेशन के एपिसोड्स होते रहते हैं और वो पेशेंट को परेशान करते रहते हैं, लकवे का चांस बढ़ते रहता है। तो इस बीमारी को ऑब्वियसली मेडिसिन तो हम देते ही हैं, एडवांस टेक्निक्स, 3D मैपिंग और ये सब के बारे में भी हमने बात की। आज स्पेसिफिकली आज का टॉपिक है कौन कौन से टिप्स से हम एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस को या उसके रिकरेंस के चांसेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला अरिथमिया है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने इंग्लिश चैनल जो स्टार्ट किया है उसे सब्सक्राइब करें। एट्रियल फिब्रिलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सडन एपिसोड्स में आता है, सडन हृदय गति बढ़ जाती है, कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता, पेशेंट सडनली हार्ट फेलियर में चला जाता है और उसको जब सांस फूलने लगती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, चलने में सांस फूलने लगती है, तब जाके उसे पता चलता है कि कुछ सिग्निफिकेंट गड़बड़ हो गई है और वहाँ पे वो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करने वाले के हिसाब से डॉक्टर के पास आता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स इसमें घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस होना, ये ज़्यादातर सिम्टम्स एट्रियल फिब्रिलेशन के होते हैं। इससे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जब भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। और बात करेंगे आज कौन कौन से टिप्स से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो किसी भी अरिथमिया के लिए एप्लीकेबल है कि कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स, यानी जो भी चीज़ चाय कॉफ़ी वगैरह है या जो भी हार्ड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है जिसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है, कई लोग ये रेड बुल वगैरह की जैसे एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं जो कि कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है, रात भर जागने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी ड्रिंक्स को आपको कंपैरेटिवली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जो है हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को धबकारे का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है किसी भी तरह का। तो ये सारे पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि वो कैफिनेटेड ड्रिंक्स को कम लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्रिंक है अल्कोहल को कम रखना है आपको। अल्कोहल एक ऐसा ड्रग है, एक तरह से स्टिमुलेंट है जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट की गति को बढ़ा देता है, धबकारे के अनियमितता कई बार नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट में भी अगर अल्कोहल वो लेता है और खासकर सडन अल्कोहल लेता है तो उसमें ज़्यादा होता है। इसे हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं, यानी जिसमें सडनली पेशेंट रात को बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेता है और उसको धबकारे की अनियमितता हो जाती है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन सडनली जब हार्ट में से क्लॉट ब्रेन में जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है तब उसे पता चलता है, या धड़कन बहुत बढ़ जाती है तब उसे पता चलता है और वो तब डॉक्टर के पास आता है। तो इसलिए अगर अल्कोहल का आपको आदत है तो आपको कम करना है, और अगर नहीं आदत है तो बिल्कुल नहीं लेना है। और एज़ फार एज़ पॉसिबल बिंज ड्रिंकिंग यानी सडन बल्क में बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है, नहीं तो एट्रियल फिब्रिलेशन का खतरा रहेगा। नेक्स्ट है पोटाशियम रिच फूड्स ज़्यादा लेना है, जैसे केला वगैरह है और कोई भी जो फ्रूट्स है जिसमें पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें कंपेरेटिवली आपको हृदय की गति को कंपेरेटिवली कंट्रोल करने में मदद करती है। एवोकाडो है, ब्लैक बीन्स है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, पीनट बटर है। वीडियो किया जिसमें पोटाशियम कंटेनिंग फूड स्टफ्स पर हमने बात की है, आप चाहे तो वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये किडनी पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स में भी हाई पोटाशियम लेवल्स की वजह से हार्ट बंद हो सकता है। तो पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होने वाले फूड स्टफ्स आपको लेने हैं। लेकिन जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है या जिन लोगों का पोटाशियम कंटेंट पहले से ही ज़्यादा है, उनको ये टिप को ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को पोटाशियम लेवल कम रखने को बोला जाता है। जितना कम रखते हैं उतना अच्छा। अराउंड स्टैंडर्डली 3 to 5.5 के बीच में आपको मेंटेन करना पड़ता है सीरम पोटाशियम लेवल्स। 3 से कम हो तो भी डेंजरस और 5.5 से ज़्यादा हो तो भी डेंजरस। दोनों ही सूरतों में हार्ट सडनली बंद हो सकता है। तो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स का किडनी फंक्शन अच्छा है तो उनको पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा वाले फूड स्टफ लेना चाहिए। इससे धबकारे की अनियमितता को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। चांसेस ऑफ रिकरेंस का आपको कम कर पाएंगे आप इसको। केला, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, एवोकाडो, बीन्स, ये सब चीज़ें, पीनट बटर, ये ज़्यादा लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको धबकारे का प्रॉब्लम लगे तो सडनली अपने सर को आप ठंडे पानी में डुबा दीजिए या एक बहुत कोल्ड पानी से शावर कीजिए।
ये सारी चीज़ों को करने से सर पर अगर ठंडे पानी का स्पर्श होता है तो सडनली बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर पर बर्फ़ का सिल्ली या बर्फ़ का क्यूब रख सकते हैं, अपने सर को फ्रीज़र में रखें। सर को सडनली ठंडा करने से एक तरह से बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है, कैटेकोलेमिन सर्ज होता जो बॉडी में हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो धबकारे की अनियमितता को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो जिन लोगों को भी एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम है वो सर को ठंडा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ठंडा करना है, यहाँ पे सर पे बर्फ़ लगा के या सर को फ्रीज़र में घुसा के या सर को ठंडा पानी से नहला के, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोगों को बहुत स्टूपिड सा आइडिया लगेगा कि आप सर को फ्रीज़र में घुसा रहे हो तो ये देखने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ ये एक तरीका है आपके एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस को कम करने को। हेड का टेम्परेचर आपको कम रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है योगा मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, कैटेकोलेमिन्स लेवल को कम करता है। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का अरिथमिया का प्रॉब्लम है, तो आपको जितना बने योगा मेडिटेशन करना है, जितना ज़्यादा टाइम आप डिवोट कर सकेंगे उतना अच्छा। ऑन एन एवरेज डेली आधा एक घंटा ज़रूर करें। ये मन को शांत रखता है, नींद को अच्छी रखता है। ओवरऑल आपको किसी भी तरह का धबकारे का प्रॉब्लम हो तो आपको ये कंपैरेटिवली मदद करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वैल्साल्वा मनूवर। वैल्साल्वा मनूवर में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है हृदय का, जिनको भी धबकारे का प्रॉब्लम है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज वगैरह है, उसमें भी ये किया जाता है। इसमें नाक और मुंह को बंद करके आदमी ज़ोर से सांस बाहर निकालने की कोशिश करता है, 15 से 20 सेकंड तक सांस रोकता है। तो इसमें क्या है, मुंह के अंदर हवा भर जाती है, थोरैक्स के अंदर हवा भर जाती है, मुंह और थोरैक्स का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी इंट्राथोरैसिक और ओरल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कैटेकोलेमिन्स है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। बॉडी का वेगल टोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेगस नर्व एक्चुअल में एक नर्व है जो जिसके स्टिमुलेशन होने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और हृदय गति कम होती है। तो ये नर्व को स्टिमुलेट करना बहुत सारे अरिथमियास के या पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स में लोग करते हैं, जिससे हृदय गति कम होती है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है, तो इससे भी हृदय गति कम होती है। तो जिन लोग को भी अगर सडन धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वैल्साल्वा मनूवर को ट्राई कर सकते हैं। इसमें मुंह और नाक को बंद करके ज़ोर से सांस को निकालने की कोशिश करनी है, मुँह में हवा भर जानी चाहिए। ये मनूवर वैसे तो इतना रिस्की नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा वीक हार्ट है अगर किसी का, या किसी को मुंह या साइनसेस का इन्फेक्शन है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो इन्फेक्शन यहाँ ओरल कैविटी में सब जगह स्प्रेड कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है बेली ब्रीदिंग। इसमें आदमी को लेट करके ज़मीन पर बैक को सपोर्ट करके, हेड को सपोर्ट करके, एक हाथ छाती पर एक हाथ पेट पर रख के गहरी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे उसको सांस को नाक के द्वारा निकालना है। मुंह को पकड़ करके, मुंह को एकदम पिंच करके ब्रीदिंग करनी है। ये टेक्निक को चेयर पे बैठे भी किया जा सकता है कि आप मुंह को प्रेस करके इस वे में हल्के हल्के करके सांस को निकाले, तो इसमें एक हाथ को छाती पर एक हाथ को पेट पर रखें। इसको बेली ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं या डीप ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज़फुल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें कंपेरेटिवली आपको थोड़ा बहुत एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस में कम मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर करना। एक्यूपंक्चर एक पुरानी टेक्निक है जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेंसिटिव पॉइंट्स को पिन लगा के प्रेस किया जाता है। एक चाइनीज़ ट्रीटमेंट टेक्निक है। इसमें जिन लोगों को भी परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन है उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, बार बार एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उनको ये किया जाता है। इसमें कुछ स्टडीज़ हैं जिससे शो किया गया है कि एक नेगुआन स्पॉट करके एक जगह होती है जिस पर स्टिमुलेशन करने से एट्रियल फिब्रिलेशन के चांस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको घर पर नहीं करनी है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे आपको देखना है कि वो कैसे करवाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक एटलीस्ट ऐसी नहीं है जो आप घर पर बहुत इजीली कर सके। लेकिन अगर आपको ये ट्राई करना है एक्यूपंक्चर, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में कुछ छोटी स्टडीज़ हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना। बॉडी में मैग्नीशियम जो है हृदय करंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में थोड़ा मदद करता है। तो जो भी चीज़ों में मैग्नीशियम ज़्यादा है वो ले सकते हैं, या मैग्नीशियम की टैबलेट्स भी आती हैं वो आप ले सकते हैं। तो कंपैरेटिवली वो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ी मदद करता है और बॉडी का मैग्नीशियम लेवल्स को मेंटेन करता है, जो बहुत सारे तरह के अरिथमियाज में हेल्पफुल है। तो मैग्नीशियम डिफिशिएंसी होना अरिथमिया का एक पार्ट माना जाता है। आप ज़्यादा मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को अगर लेते हैं तो थोड़ा आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हार्ट हेल्दी डाइट लेना, यानी ज़्यादातर ताज़ा फल सब्जी लेना, वेजिटेबल्स लेना, प्लांट बेस्ड फूड्स लेना, होल ग्रेन्स लेना, नट्स है, बीन्स है, सीड्स है, ये सब लेना। फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स ले, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स को अवॉइड करें।
लीनर मीट ले एज़ कम्पेयर टू बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वाली मीट। जो ज़्यादातर हेल्दी डाइट हम कहते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, वो सारा चीज़ आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में भी करना है। इसमें कंपेरेटिवली आपके रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी। ब्लॉकेजेस या उस तरह की चीज़ों से बेकर एट्रियल फिब्रिलेशन स्टिमुलेट होता है, तो वो सब चीज़ों में भी आपको कमी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे सोडियम लेवल्स को कम करना। सोडियम बेसिकली बॉडी का ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो लोग को भी एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम भी है उनको सोडियम लेवल्स को कम करने की ज़रूरत है। जितना कम सोडियम ले उतना अच्छा। लो सोडियम डाइट मेंटेन करें या किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, सॉल्टी फूड्स को अवॉइड करें, स्नैक्स फूड्स को अवॉइड करें, सलाद और ड्रेसिंग्स और सूप्स वगैरह में भी बहुत कम सोडियम डालें तो वो थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हाइड्रेशन मेंटेन करें। कोई भी तरह के एरिथमियाज में रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका हार्ट फेलियर नहीं है तो ऑन एन एवरेज आपको लगभग 3-3.5 लीटर पानी मेल पेशेंट्स में और फीमेल पेशेंट्स में लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। जब तक आपका यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट नहीं हो जाए, बिल्कुल भी येलो ना रहे, उस हिसाब से आपको पानी पीना है। पानी अगर हार्ट फेलियर सीवियर नहीं है तो वो ज़्यादातर केस में यूजफुली पाया गया है, बॉडी को एक तो से डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर आपका हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है और आपको एट्रियल फिब्रिलेशन का ही प्रॉब्लम है तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है। डेली बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा एरोबिक और स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं उतना आपके एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारे पैल्पिटेशंस के पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जितना ज़्यादा आप बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे, स्टैमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करेंगे, आपकी सांस फूलेगी, उतना हृदय गति कम हो जाएगी। आपने कॉमनली देखा होगा कि एथलीट्स वगैरह का हार्ट रेट कंपैरेटिवली कम रहता है। जो लोग रेगुलरली दौड़ते भागते हैं उनका हार्ट रेट बेसलाइन ही 50-60 जैसा रहता है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका बेसलाइन हार्ट रेट कई बार 100 के आसपास भी रहता है। तो एक्सरसाइज करने से आपका वेगल टोन बढ़ेगा, तो इससे कंपैरेटिवली आपको हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम होंगे। आज के टॉपिक में स्पेसिफिकली हमने बात की कि एट्रियल फिब्रिलेशन का जो लोग को भी प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे उनका रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाए, उनको हार्ट का रिदम का या एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाए, रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। ऑब्वियसली मेडिसिन तो अपना पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो थोड़ा आपको मदद मिलेगी। गारंटी नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा मदद मिलेगी। मेरे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सकें, समझा सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो, आप गलत चक्करों में फंसे नहीं, चीट ना हो। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल हो तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। डेफिनेटली हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इन टॉपिक्स को एंड तक देखा और आपको डेफिनेटली एट्रियल फिब्रिलेशन से रिलेटेड कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को सब्सक्राइब करके इंग्लिश में देख सकते हैं।